डॉक्टर तृप्ति पांडे आज आपको अपनी क्लास में समाजशास्त्र के अंतर्गत आने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा समिति के संबंध में चर्चा करना चाहूँगी। जैसे कि आपको मालूम है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी अनेक और अनंत आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति वह अकेले किसी भी रूप में नहीं कर सकता। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य के पास 3 रास्ते संभावित हो सकते हैं। पहला तो यह है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर ले। यह संभव नहीं है क्योंकि हम अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले नहीं कर सकते। दूसरा तरीका यह है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हम दूसरों से संघर्ष करके या छीना झपटी के माध्यम से कर लें। यह भी संभव नहीं है क्योंकि इससे समाज में अराजकता फैल जाएगी और जो बलशाली होगा सिर्फ वही जीवन जिएगा और बाकी लोग समाज में पीछे हो जाएंगे और सामाजिक न्याय और समानता की जो अवधारणा है वह संभव ना हो सकेगी। तीसरा रास्ता ये है कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति अन्य व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करे और उन्हें भी सहयोग दे। यह सबसे उत्तम रास्ता है और कहा जा सकता है कि मिलजुल कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही समिति को जन्म दिया गया या इसका विकास हुआ। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब व्यक्ति या कुछ व्यक्ति अपने निश्चित उद्देश्यों या अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पारस्परिक सहयोग के द्वारा किसी संगठन को जन्म देते हैं तो हम उसे समिति कहते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संगठन पर आधारित संबंधों का विज्ञान है। इस दृष्टिकोण से समिति समाजशास्त्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में स्वीकार की गई है। सामान्य अर्थों में समिति का अर्थ व्यक्तियों के एक ऐसे संगठन से लगाया जाता है जो किन्हीं निश्चित उद्देश्यों या लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक साथ पारस्परिक सहयोग के साथ कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए हम कहीं पर भी जैसे आप देखेंगे कोई सोशल फंक्शन हो रहा है, सामाजिक उत्सव होता है तो समाज के लोग वहाँ मिलजुल करके उस कार्यक्रम को संपादित करते हैं और उस संगठन से जुड़े सभी व्यक्ति उस उत्सव में या उस प्रोग्राम में सभी प्रकार के कार्य करते हैं तो इसे ही हम समिति कहते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए देखेंगे महिला उद्धार समिति, दुर्गा उत्सव समिति, बाल उद्धार समिति या और भी समितियों के बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। हम ये देखते हैं कि समिति के संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी विचारधाराएं भी प्रस्तुत की हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे मैकआइवर एवं पेज ने क्या कहा है। तो मैकआइवर और पेज कहते हैं कि समिति मनुष्यों का समूह है जिसे किसी सामान्य या विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है। परिभाषा से स्पष्ट है कि समिति व्यक्तियों का समूह है, मनुष्यों का समूह है और किसी खास उद्देश्य के लिए हम इसका निर्माण करते हैं। तो समिति जैसे आप उदाहरण के लिए महाविद्यालय एक समिति है और इस समिति का खास उद्देश्य है बच्चों को शिक्षा प्रदान करना और इसलिए इसे निर्मित किया गया है, इसे संगठित किया गया है और हम सभी अपने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति महाविद्यालय से कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे देखेंगे ऑगबर्न एंड निमकॉफ ने क्या कहा है। तो ऑगबर्न एंड निमकॉफ का कहना ये है कि समिति एक ऐसा संगठन है जो प्रायः विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशिष्ट या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अर्थात ऑगबर्न एंड निमकॉफ का ये कहना है कि समिति एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जो
किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे क्लब बनाए जाते हैं, जैसे बैडमिंटन क्लब हो गया या किसी प्रकार का डांस क्लब है जहाँ पे लोग या स्विमिंग पूल वगैरह है जहाँ पे लोग तैरने जाते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं, जिम है। ऐसी समितियों का निर्माण किया जाता है जो हमारे खास उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। जैसे बैडमिंटन क्लब उनके लिए ही है बस जो बैडमिंटन खेलने में रुचि रखते हैं। इसी प्रकार से जिम उनके लिए है जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वे जिम को ज्वाइन करते हैं और इस प्रकार से उस समिति की सदस्यता ग्रहण करते हैं। आगे हम देखते हैं कि गिलिन एंड गिलिन क्या कहते हैं। तो गिलिन एंड गिलिन ने कहा है कि समिति व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो विशिष्ट उद्देश्यों या उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संगठित होता है तथा समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहारों एवं कार्य प्रणालियों के द्वारा कार्य करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो खास उद्देश्य के लिए संगठित किया जाता है और तमाम सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहारों का पालन करता है, नियमों का पालन करते हुए अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है या अपने उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है, तब ऐसे संगठन को हम समिति कहते हैं। तो स्पष्ट है कि समिति हमारे लिए एक संगठन, व्यक्तियों का संगठन है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है और यह समिति एक या एक से अधिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए निर्मित की जाती है और इनके खास उद्देश्यों का पालन किया जाता है और यह जानबूझकर निर्माण किया जाता है। इसकी अपनी कार्यप्रणाली होती है और सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। तो आगे देखते हैं कि समिति की विशेषताएं इन परिभाषाओं के आधार पर हमारे सामने रखते हैं। तो समिति जो है वह एक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है। पहली विशेषता है कि यह व्यक्तियों का एक समूह है। जैसे कि परिभाषाओं में आपको हमने बताया ही है कि कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति जब तक सामाजिक संबंधों की स्थापना नहीं करते तब तक समिति नहीं बन सकती, क्योंकि समिति दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक संगठित समूह है जो विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बनाया जाता है। और यही बात मैकआइवर एंड पेज, गिलिन एंड गिलिन, जिन्सबर्ग, बोगार्डर जैसे समाजशास्त्रियों ने स्वीकार किया है। अगला एक काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, विशेषता है, वह है निश्चित उद्देश्य, डेफिनिट ऑब्जेक्ट। हम ये देखते हैं कि समिति का निर्माण किसी खास उद्देश्य से किया जाता है। व्यक्तियों की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं और हम उन आवश्यकताओं की पूर्ति किसी खास समिति को ज्वाइन करके हम प्राप्त कर सकते हैं, अपने उद्देश्यों की, अपने लक्ष्यों की। और जैसे हम देखते हैं कि यदि हमारी खेल में रुचि है तो हम गेम्स क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, और यदि हमारी अध्ययन करने के लिए रुचि है, एकेडमिक हमारा उद्देश्य है, तो हम किसी कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें डॉक्टर बनना है तो हम मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करेंगे। और इस प्रकार से निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम समिति को ज्वाइन करते हैं। अगली बहुत महत्वपूर्ण एक विशेषता है कि समिति विचार पूर्वक स्थापित की जाती है। अपने खास उद्देश्यों के लिए मनुष्य के द्वारा समिति की स्थापना की जाती है। विचारपूर्वक और चिंतन करके इसकी स्थापना की जाती है ताकि समिति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और लोग उसके मेंबर बन सकें। इसके अलावा सहयोग की भावना भी समिति का एक प्रमुख लक्षण है और समिति के सभी सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे आपस में सहयोग करें। बिना सहयोग के समिति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकती। मान लीजिए कि हम किसी गेम्स क्लब के मेंबर हैं जो कि एक समिति है, और उसके जो नियम हैं यदि हम उनका पालन नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करेंगे, तो गेम्स
कभी भी नहीं हम खेल पाएंगे, हम बैडमिंटन नहीं खेल पाएंगे, हम क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। हम एक दूसरे के साथ जब तक टाई अप नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे, समिति अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकती। इसके अलावा समिति की एक अन्य विशेषता है कि इसकी सदस्यता ऐच्छिक है। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम हर समिति के सदस्य हों। समिति की सदस्यता सिर्फ वे ही लोग लेते हैं जिनके लिए वह समिति उनके लक्ष्यों को पूरा करती हो। समिति की सदस्यता हेतु किसी व्यक्ति को बाध्य भी नहीं किया जा सकता। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से या ज़रूरत के लिए समिति को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसीलिए कहा गया है कि समिति की सदस्यता ऐच्छिक है। इसे हम ज़बरदस्ती ज्वाइन नहीं करते, ना हम किसी से करवा सकते हैं। अगली बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि समिति अस्थायी होती है। प्रत्येक समिति अपने कुछ लक्ष्यों को या विशिष्ट लक्ष्यों को लेकर के निर्मित की जाती है, और जब हमारे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तो वह समिति समाप्त भी हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए कि दुर्गा पूजा के समय एक दुर्गा पूजा समिति बनाई जाती है, और जब दुर्गा पूजा संपन्न हो जाती है तो वह समिति अपने आप भंग हो जाती है, और वह अपने इस दरमियान अपने सभी समस्त कार्यों को व्यवस्थित रूप से संपन्न और संचालित करती है और अपने लक्ष्यों को पूरा करती है। इसलिए कहा जा सकता है कि समिति अस्थायी होती है। समिति एक प्रकार का संगठन है, इसलिए संगठन के सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कुछ नियमों का पालन करें। तो नियमों पर आधारित व्यवस्था ही समिति है। बिना नियम के समिति अपने लक्ष्यों का पालन नहीं कर सकती। समिति के सदस्य नियम के द्वारा ही एक दूसरे से बंधे रहते हैं और आपस में संगठित होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। समिति की एक अन्य विशेषता है कि समिति का निर्माण किया जाता है ना। यह अपने आप जन्म नहीं लेती, क्योंकि सोच विचार करके विचारपूर्वक हम इसकी स्थापना करते हैं। इसके अलावा समिति एक मूर्त संगठन है। हम इसे देख सकते हैं क्योंकि यह व्यक्तियों का एक समूह है। व्यक्ति इसकी सदस्यता ग्रहण करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि समिति एक मूर्त संगठन है। एक अन्य विशेषता है कि समिति की एक निश्चित संरचना होती है, एक ढांचा होता है जिसमें सभी व्यक्तियों को अलग अलग पद दिया जाता है, और उसके पद के हिसाब से या परिस्थिति या स्टेटस के हिसाब से उसके रोल होते हैं, भूमिका होती है, और सभी अपने अपने भूमिका का निर्वहन ईमानदारी से करते हैं, और इसके साथ ही उन्हें कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं, और अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए सभी लोग अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार से समिति निर्मित करने के पूर्व ही उसकी संरचना का ढांचा निश्चित कर लिया जाता है ताकि समिति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इन परिभाषाओं और विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि समिति एक ऐसा मानवीय संगठन है जिसका निर्माण कुछ निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विचारपूर्वक इसकी स्थापना की जाती है। यह ऐच्छिक होता है और कुछ नियमों पर आधारित होता है, और समाज में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमारे लिए एक मार्ग सुनिश्चित करता है। तो हम समिति के कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे कि परिवार एक समिति है। तो हम ये देखते हैं कि परिवार किस प्रकार एक समिति है। तो समिति की जो विशेषताएं हैं हम उसको उसमें फिट करके देखते हैं कि क्या वे विशेषताएं उनमें पाई जाती हैं। जैसे परिवार भी एक मानवीय संगठन है, कुछ सदस्यों का एक संगठन है, तो इसलिए परिवार एक समिति है। फिर हम देखते हैं कि क्या परिवार में निश्चित उद्देश्य हैं। तो यह भी स्पष्ट है कि परिवार के निश्चित उद्देश्य हैं।
उनमें परिवार में सहयोग की भावना भी पाई जाती है। यद्यपि ऐच्छिक सदस्यता परिवार में नहीं होती। हम परिवार के सदस्य अपनी इच्छा से नहीं बनते हैं। हम उसके लिए जहाँ हमारा जन्म होता है और वह हमारी इच्छा पर आधारित नहीं होता। परिवार में भी नियम पाए जाते हैं। परिवार एक मूर्त संगठन है। परिवार में भी निश्चित संरचना पाई जाती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि परिवार एक समिति है, परंतु यह एक विशुद्ध समिति ना होकर के कुछ विशेषताएं जो समिति की हैं, जैसे कि समिति अस्थायी होती है। परिवार भी अस्थायी भी होता है और स्थायी भी होता है, क्योंकि परिवार के सदस्य बनते रहते हैं, आते रहते हैं और जाते रहते हैं। नए सदस्य आते रहते हैं, है ना, और पुराने सदस्य जाते रहते हैं। तो इस प्रकार से परिवार में सदस्यता बनी रहती है और परिवार एक समिति है, लेकिन 100% शुद्ध समिति हम नहीं कहेंगे, परंतु परिवार एक समिति के रूप में हम देख सकते हैं। और स्पष्ट है कि समिति मानवीय संगठन है। आशा है कि समिति का अर्थ आपको समझ में आया होगा। आप इसे बार बार देखें, अच्छे से समझें और समिति को एनालाइज करें तो बहुत अच्छे से समिति की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगी। समाजशास्त्र में इन्हीं अवधारणाओं को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसके लाभ प्राप्त हो सकें। थैंक यू, धन्यवाद।